Hello everyone, good morning all of you. You all are welcome to the online classes for political science and this is Rehavam. We already discussed what was shock therapy और हमने अध्ययन किया पिछले क्लास में कि शॉक थेरेपी क्या है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। तो हमने देखा था शॉक थेरेपी मतलब ये था यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो देश उसमें विभाजित हुए तो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो इकोनॉमी को अपनाया और उनको अपनाने में जो पेनफुल प्रोसेस था एक बिकॉज दे हैव शिफ्टेड देयर इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म और कम्युनलिज्म टू द लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। तो इस प्रक्रिया को शॉक थेरेपी कहा गया है। तो हमने शॉक थेरेपी के बारे में अध्ययन कर लिया था लास्ट क्लास में एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या परिणाम हुआ शॉक थेरेपी का, क्या परिणाम हुआ। तो जब उन्होंने इकोनॉमी को शिफ्ट किया तो क्या परिणाम वहाँ पर आई, क्या बदलाहट आई, क्या परेशानी आई यूएसएसआर। सो लेट अस रीड एंड try to understand. The shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. और शॉक थेरेपी विशेष करके जो लागू किया गया, लोगों ने अपनी उपयोगिता में जितना वादा किया गया था या तो जो उम्मीद लगाए बैठे थे लोग कि शॉक इकोनॉमी बदलने के बाद जो बदलाहट आएगी वहाँ पर, और ऐसा एक आनंददायक बदलाहट वहाँ पे नहीं हुआ। जनरली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। और आमतौर पे देखा जाता है कि वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई उस क्षेत्र में। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। और रशिया में विशेष करके हम देखते हैं और राज्य के द्वारा, देश के द्वारा नियंत्रित किया हुआ जो औद्योगिक व्यवस्थाएं थे वो सारे तहस नहस हो गए। एंड एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वेर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। और करीब 90% वहाँ के उद्योग थे, इंडस्ट्रीज़ थे, और उनको निजी के तौर पे या कंपनियों को बेचने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि अभी स्टेट ओनरशिप नहीं है वहाँ पर, व्यक्तिगत किया जाएगा तो उसको बेचा जाएगा जो पहले स्टेट कंट्रोल था। सिंस द रिस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज। और वहाँ की जो ये कार्य है, ये कार्य सरकार नहीं कर रही थी। इट वॉज नॉट डन बाय द स्टेट ओनरशिप और बाय द स्टेट, लेकिन ये किया जा रहा था बाज़ार की वो ताकत से, मार्केटी फोर्सेस के द्वारा, और ये बेचा जा रहा था। सारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वो बेचे जा रहे थे और वो सारा नियंत्रण अब स्टेट के अंदर में नहीं था। सो दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। और इतिहास में इसको सबसे बड़ी गैरेज सेल बताया गया है। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। क्योंकि जो बहुत ही उपयोगी या तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज़ थे उनको बिल्कुल कम कम कीमतों में बेचा गया। जैसे दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स। हालांकि जितने वहाँ पर नागरिक थे सबको अधिकार पत्र दिए गए थे उनमें शामिल होने के लिए, खरीदने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, नागरिकों ने क्या किया, अधिकार पत्र बेच दिया क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो अधिकार पत्र के द्वारा वो खरीदा जा सकता है, तो एक आइडेंटिटी के तौर पे वो था, तो दूसरों को बेचने लगे क्योंकि लोगों को वहाँ पर पैसों की कमी थी। द वैल्यू ऑफ द रूबल, और वहाँ का जो करेंसी था रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रास्टिकली। और बहुत ही नाटकीय रूप से, मतलब बहुत तेज गति से वहाँ का रूबल नीचे गिर गया। तो उनकी इकोनॉमी एकदम से चेंज करने की वजह से उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स। और यहाँ तक कि कहने का मतलब उनकी करेंसी डाउन होना, तो इतनी तेज़ गति से उनकी करेंसी डाउन हो गई कि लोगों की जो जमा पूंजी थे वो भी ख़त्म होने लगा।
The collective farm system disintegrated, leaving people without food scarcity, and Russia started to import food. यहाँ तक कि जो सामूहिक तौर पे जो पहले खेती बाड़ी होती थी वो भी विभाजित हो गया, और वहाँ के लोगों को अभी भोजन की भी कमी होने लगी, और इसीलिए वो लोग भोजन बाहर से मंगाने लगे, इंपोर्ट करने लगे. And the real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. तो हमने देखा 1991 में विभाजन शुरू हुआ, लेकिन 1989 में विभाजित नहीं हुआ था. तो 89 में जो इनका जीडीपी था और ये जीडीपी 1999 में उससे भी कम हो गए. इसका मतलब शॉक थेरापी की वजह से, इनकी इकोनॉमी को शिफ्ट करने की वजह से, चेंज करने की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गया, बिल्कुल नीचे गिर गया. सो दी ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विथ नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस. और पुरानी जो वहाँ पर व्यवस्था थी उद्योग की, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया, और उसके लिए कोई विकल्प नहीं बचा कि क्या करना है. दी ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, और समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वहाँ पर, वह सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, और उसको क्रम से नाश किया गया. द विड्रॉयल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड अ लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी. जब पहले स्टेट ओनरशिप था वहाँ पर, तो सरकार गरीब लोगों का भी ध्यान रखते थे, उनको बिल्कुल गरीब होने नहीं देते थे. लेकिन अभी हालांकि उनके हाथ में नहीं है, तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में ये शिफ्ट हो गया, या तो मार्केट के फोर्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा था ये, और इसीलिए बिल्कुल सब्सिडी नहीं लोगों के पास. तो क्या होने लगा, लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी आने लग गई. The middle classes were pushed to the periphery of society, and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग बिल्कुल ऐसे एक सिचुएशन में आ गए, मतलब इकोनॉमिक स्थिति उनकी रही नहीं, बिल्कुल बची, उससे बाहर हो गए वो लोग, कोई अवस्था ही नहीं, अवस्था बहुत ही मुश्किल हो गया उनका. और जो एकेडमिक्स हैं और इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे और जो बौद्धिक लोग हैं, और ये लोग या तो विभाजित हो गए, तहस नहस हो गए वो लोग भी, और या तो वो लोग माइग्रेट हो गए, दूसरे जगह चले गए. एंड ए माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और वहाँ पर माफिया शुरू हो गया, और वो लोग कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने नियंत्रण में लेने लगे. माफिया तो हम समझते हैं गुंडागर्दी करने वाले, और फोर्स के द्वारा, ताकत के द्वारा, क्राइम के द्वारा चीज़ों को नियंत्रण करते हैं. नाउ प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़, और ये निजीकरण की वजह से एक नया असमानताएं देखने को मिला. पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड, और ये सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन, विभाजन के बाद, और रशिया में विशेष करके हम देखते हैं रशिया विभाजित हो गए. कैसे, रिच एंड पोर रीजन्स. रशिया दो क्षेत्रों में बंट गया, अमीरों का और गरीबों का, अनलाइक द अर्लियर, और ऐसे पहले कभी नहीं था. एंड देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, और पहले से अभी बहुत ज़्यादा असमानताएं हो गई अमीर और गरीबों के बीच में. So the construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. और आर्थिक अवस्था को, मांग को जितना ज़्यादा सुधार के लिए ध्यान दिया गया, उतना डेमोक्रेटिक संस्थाओं को नहीं दिया गया, या समाज कल्याण संस्थाओं को नहीं दिया गया, जिससे लोगों की भला हो सकती थी. ज़्यादातर इसमें लोगों की आर्थिक अवस्थाओं को देखा गया. And the constitutions of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. और देखा गया कि वहाँ पर बहुत ही गड़बड़ी, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में वो लोग संविधान का निर्माण किया, और इसीलिए जल्दबाजी में संविधान का निर्माण किया. और विशेष करके रशिया में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बना वो बहुत ही ताकतवर, या ज़्यादा क्षमता दे दी गई उनको, और इससे बाकी जो पार्लियामेंट्स वो कमज़ोर हो गए जो इलेक्टेड थे. एंड इन सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में द प्रेसिडेंट्स एट ग्रेट पावर्स, और सेंट्रल एशिया में तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकत हो गई. एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन, और वो बाद में जाके सत्ताबाजी बन गए. अथॉरिटेरियन मतलब अपने हुक्म के हिसाब से ही सब कुछ चलना, उस प्रकार का एक व्यवस्था वहाँ पे बन गई. एंड फॉर एग्जांपल, और मिसाल के तौर पे, द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान, और जो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है उज़्बेकिस्तान के, अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years
एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 ईयर्स। और पहले तो उन्होंने अपने आप को अपॉइंट किया, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, 10 साल के लिए उन्होंने अपने आप को चुना। और उसके बाद 10 साल और बढ़ा लिए लोग, इसका मतलब 20 साल हो गए। 20 साल तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे और जनता के लिए बिल्कुल सोच नहीं रहे, तो कैसा परिस्थिति होगा वहाँ पर। एंड दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, और कोई असहमति या तो विरोध उन्होंने बिल्कुल अनुमति नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि उनके सरकार के खिलाफ और उनके शासन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, बोलने की अनुमति वो लोग नहीं दिया। A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries। और इन देशों में विशेष करके एक न्यायिक जो संस्कृति और दूसरी ओर जो स्वतंत्रता होती है न्याय व्यवस्था के पास, वो बिल्कुल स्थापना नहीं हुआ था। जैसे अपनी इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी ना तो एग्जीक्यूटिव और ना तो लेजिस्लेचर के अंडर में रहता है, वो बिल्कुल सेपरेट है, उसका अलग से अधिकार पावर है। तो इस प्रकार का स्थापना वहाँ पर नहीं हुई थी। एंड मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया, और विशेष करके ये जो अर्थव्यवस्था है और विशेष करके रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, और 2000 में 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, मतलब अपने स्वतंत्रता के 10 साल बाद वो लोग अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया, विशेष करके रशिया। And the reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals। और जो मुख्य कारण है उनका पुनर्जीवन, आर्थिक अवस्था की पुनर्जीवन का जो मुख्य कारण वो ये था कि उनके पास प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे ऑयल था और प्राकृतिक गैस था उनके पास, और फिर धातु थे, मिनरल्स, और ये सारे एक्सपोर्ट करने के द्वारा, बाहर देशों में निर्यात करने के द्वारा वे लोग अपने पैरों पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े हो पाए। और अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। और ये जो देश हमने पढ़ा, विशेष करके ये देश मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पर ऑयल और गैस ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या तो ये लोग उत्पादन करते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे अपने पैरों पर, अपनी इकोनॉमी में खड़े होने लगे। 10 साल, स्वतंत्रता के 10 साल बाद, यानी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के 10 साल के बाद ये लोग इकोनॉमी तौर पे थोड़ा सा उभर आए। एंड अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। और इसके अलावा जो दूसरे देश हैं, और ये लोग भी आर्थिक अवस्था में धीरे धीरे खड़े होने लगे, लेकिन ये तेल बेच के नहीं, विशेष करके इनके देश के थ्रू, इनके क्षेत्र के थ्रू ऑयल के पाइपलाइन निकल के जाते थे, तो उसके लिए उनको किराया मिलता था, और इसके लिए वो लोग अपने आर्थिक अवस्था में थोड़ा बहुत खड़े रह पाए। एंड सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रिस्टार्टेड, और कुछ हद तक वहाँ पर उत्पादन की कार्य भी शुरू हो गई। तो हमने आज विशेष करके देखा, वी सॉ टुडे स्पेशली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी। सो इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम, और ये मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे हमने पहले देखा, पहले स्टेट ओनरशिप था, लेकिन एकदम से इंडिविजुअल या तो कंपनीज़ के हाथों में आ गया, मार्केट का फोर्स आ गया, और स्टेट का फोर्स बिल्कुल नहीं था, और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डगमगा गई। लेकिन करीब 10 साल के बाद थोड़ा बहुत उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा। सो ओनली दिस मच फॉर टुडे, टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे।